अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म हमने किया था, तो इस बार हम लोग करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है हमारा, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग करेंगे स्थलाकृति जो होती है, लैंड फॉर्म्स। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बाद ही हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और ये मैं जितना भी हिस्सा आपको ज्योग्राफी का पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि इन सब का रिलेवेंस करंट अफेयर्स के हिसाब से कहाँ कहाँ बैठ रहा है, कहाँ कहाँ इनकी प्रासंगिकता है, समाचारों में कहाँ कहाँ ये हमको देखने को मिलता है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से करने का ये एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ें, हमारी तैयारी को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ें, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही हम किसी चीज़ को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में आने की संभावना भी बढ़ जाती है और हमारे समझ में भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इन दिनों न्यूज़पेपर्स में और जो न्यूज़ के एनालिसिस हैं इधर उधर जहाँ पे भी चल रहे हैं, उनमें इन घटनाओं को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो हम लोगों को फोकस करना चाहिए, हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम इनको समाचारों से जोड़ें। अगले सप्ताह सैटरडे संडे को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे करेंगे, क्योंकि आज बजट आया है, कल इकोनॉमिक सर्वे आया था। शनिवार का हमारा लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे पे होगा, बजट पे संडे का लेक्चर होगा। कल बसंत पंचमी के कार्यक्रम है यहाँ पर, तो इसलिए उसकी छुट्टी होगी। तो ये सूचनाएं थी। अब हम जिस लैंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल भाषा में आप इन चीज़ों को समझें तो लैंड फॉर्म्स कहाँ कहाँ हमको दिखाई पड़ते हैं। एक सामान्य धरती जो हमको दिखाई पड़ती है, ये किसी ज़माने में वोल्केनिक लैंड फॉर्म रहे होंगे, किसी ज़माने में रेनफॉल की वजह से लैंड फॉर्म बनते हैं, कई बार रिवर की वजह से, रिवर स्ट्रीम है ना, इनकी वजह से लैंड फॉर्म बनते हैं, कई बार विंड की वजह से बनते हैं, हवा की वजह से लैंड फॉर्म बन जाते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो खास करके रेगिस्तान में, डेजर्ट में। कई बार लैंड फॉर्म जो तैयार होते हैं वो ग्लेशियल होते हैं, बर्फ़ की वजह से, स्नो की वजह से तैयार होते हैं। और वोल्केनिक और अर्थक्वेक की वजह से लैंड फॉर्म तैयार होते हैं, तो वो तो सडन हो जाते हैं, म्यूटेशन जैसा है, एकदम से ही लैंड फॉर्म तैयार हो जाते हैं। तो ये जो स्थलाकृति प्रतिरूप है, इसके लिए एक और वर्ड जो है सामान्यतः यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल। जब हम बायो में जाते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, है ना, जियोमॉर्फोलॉजिकल, इसलिए मॉर्फोलॉजी। तो धरती की मॉर्फोलॉजी, धरती की आकारिकी। तो जिसको, जैसे कि आपका सब्जेक्ट भूगोल है या नहीं, बहुत कम लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, सबका नहीं है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले तो इसको बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो टोपोग्राफी है, ये जो मॉर्फोलॉजी, बाहर धरती का जो स्वरूप तैयार हो रहा है, तो या यूँ कहें कि धरती का स्वरूप निखर करके आ रहा है, अगर कभी की कल्पना में गए तो निखर करके आ रहा है बाहर। तो धरती का स्वरूप जो निखर करके आ रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं, प्रोसेसेस कौन सी हैं, ऐसी क्या प्रक्रियाएं होती कि धरती का स्वरूप निकला है। दो प्रकार की प्रक्रिया हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, एंडोजेनिक मूवमेंट्स। तो कुछ तो धरती के अंदर संचलन, जो पिछली बार हमने प्लेट टेक्टोनिक्स देखा है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी है, तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ एंडोजेनिक मूवमेंट्स हैं और कुछ एक्सोजेनिक मूवमेंट्स हैं। तो ये प्रतिरूप तैयार करते हैं, एक पैटर्न तैयार करते हैं। तो ये मूवमेंट्स हैं, और मूवमेंट्स जब होते हैं तो ये संरचनाएं अंदर तैयार हो रही हैं या बाहर, वो डिपेंड करेगा कि मूवमेंट्स किस ओर है, ठीक है। तो उसके आधार पर ये संरचनाएं तैयार होती है, इसी को हम लोग लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये लैंड फॉर्म्स तैयार करती हैं, तो
एक कारण होता है फोर्सेस, बल, जो बल लगते हैं। तो फोर्सेस कहाँ से आए, फोर्सेस कहाँ से तैयार हुए, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, धरती के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, और इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से जो ऊर्जा निकली, चट्टानों के टकराने की वजह से जो ऊर्जा निकली, उनकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन से जो फोर्सेस निकले। तो इतने तरह के बल जो है वो काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा कारण है वाटर, पानी। इन संरचनाओं को बनाने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। फिर हवा का, विंड का, ठीक है, लावा का। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इन प्रतिरूप को बनाती है। इसके अलावा और अब आपको वो प्रक्रियाएं लिखनी है कि जब विंड इरोजन होता है या पानी की वजह से इरोजन होता है, तो सबसे पहले तो मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसी शब्द को पकड़ लीजिए, इरोजन, विदरिंग, विदरिंग, इरोजन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। हम सामान्यतः सॉइल इरोजन जानते हैं। सॉइल को इरोजन करता है, विंड भी करती है सॉइल इरोजन, पानी भी करता है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इरोजन, एब्रेशन। अब आपको दो तरह की चीजें करनी है। ये जो मैंने एब्रेशन, इरोजन, ये जो वर्ड बताए हैं आपको, एब्सिशन, ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे कम से कम 8-10 क्रियाएं हैं। तो उनकी लिस्ट बनानी है आपको कि आखिर ये जो इरोजन होता है या पत्थर, जैसे गंगा के पत्थर को आप, गंगा नदी में जब आप पत्थर को देखते हैं तो बड़ा गोल सा पत्थर होता है, एकदम गोल हो जाता है। लेकिन वो तो किसी समय में चट्टानें थी, वो आपस में टकरा टकरा करके एकदम गोल आकृति में बदल गए। वो पानी में बहते बहते टकराते गए, पॉलिश हो गया। और कई बार चिकना पत्थर होता है और एकदम गोल होता है, ठीक है ना। तो वो इतने समय तक टकराते रहने की वजह से चट्टानें भी इसी प्रकार की किनारे की गोल हो जाती हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्थलाकृति देखेंगे उसमें लिस्ट बना लीजिए। पहले रिवेराइन, रिवेराइन नदी की स्थलाकृति, ओशनिक महासागर की, ओशनिक, फिर डेजर्ट की, मरुस्थल की, डेजर्ट स्थलाकृति, और फिर ग्लेशियल, ग्लेशियल स्थलाकृति। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं। रिवेराइन लैंडफॉर्म्स, मराइन लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, मरुस्थल वाला, और ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, पहाड़ों पे, खास करके जहां आइस जमा हुआ है, स्नो कवर्ड एरिया है, वहां पर जो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब यहां करंट अफेयर्स के हिसाब से भी कुछ चीजें होंगी। करंट अफेयर्स और कोस्टल, एक और, वो जो मराइन लिखा है उसको कोस्टल भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में डाल दीजिए कोस्टल। कोस्टल इरोजन भी होता है, रिवेराइन इरोजन भी होता है, ग्लेशियल इरोजन भी होता है, और डेजर्ट वाला इरोजन भी होता है। तो मराइन वाले को आप कोस्टल इरोजन भी बोल सकते हैं। तो कोस्टल वाले का सबसे पहले देख लें तो कोस्टल का एग्जाम्पल क्या है, केरला का डिजास्टर। अभी आपने देखा कोस्टल इरोजन, केरला का डिजास्टर 2023 का। 2023 में जो खतरनाक बाढ़ आई और तमाम जो चीज़ें हुई, भूस्खलन हुआ और वो सब हुआ, तो लैंड मास चेंज हुआ है ना, फिसल करके लैंड मास नीचे आ गया। पहाड़ियाँ फिसल फिसल करके नीचे आ जाती है ना, तो ग्लाइडिंग करती हैं, स्लाइडिंग करती हैं, ठीक है, खास करके वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का भी कोस्टल रीजन उधर वाला है ना। अभी वायनाड में हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध था 2024 में। उससे पहले 2023 में केरला के दूसरी जगहों क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है कोस्टल वाले में। फिर कोस्टल वाला कोस्टल लैंडफॉर्म का एक डायग्राम देख लीजिएगा। कोस्टल लैंडफॉर्म का एक डायग्राम आपको गूगल में मिल जाएगा, लिखिएगा ज्योग्राफिकल
स्टडी लिख लीजिएगा, जोग्राफिकल स्टडी, और फिर लिख लीजिएगा कोस्टल लैंडफॉर्म या मराइन लैंडफॉर्म। तो जब मराइन लैंडफॉर्म देखेंगे आप, तो उस डायग्राम में आप महसूस करेंगे आप देखेंगे कि बार बार पानी का जो टाइड्स आते हैं, बार बार पानी तट के ऊपर आता है कोस्टल एरिया में, तो वो चट्टानों को काट देता है, चट्टानों में कुछ संरचनाएं बना देता है। ऐसी संरचनाएं बना देता है कि चट्टानें पोली होती जाती हैं। तो सबसे पहले वो चट्टानों में गुफाएं बनाता है, केव्स बनाता है। आप देखना उसमें केव्स लिखा भी होगा, ऊपर की तरफ केव्स लिखा होगा, है ना, यानी कट जाती है, चट्टानें कट के गोल हो जाती हैं, तो वो गुफानुमा आकृति बन जाती है। फिर क्या होता है, बार बार पानी टकराते रहता है उन गुफाओं में, तो पानी आर पार हो जाता है, तो एक आर्च बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। बाद में वो ब्रिज भी टूट जाता है, तो वो केवल वो रह जाता है स्टेक, और स्टेक के बाद में स्टंप। जब वो पानी में डूबने वाला है तो स्टंप। तो केव, ब्रिज, स्टेक एंड स्टंप, ये 4 संरचनाएं आपको इवोल्यूशन के तौर पे दिखेंगी। इसका मतलब जो आज स्टंप है छोटा सा, आज एक पिलर के तौर पे वहां खड़ा है समुद्र में, एक समय में कभी वो गुफा रहा होगा, यानी उससे पहली बार लहरें टकराई होंगी, उस चट्टान को काटा होगा, बाद में वो पोला हो गया, आर पार हो गया, होलो हो गया, ब्रिज बन गया, बाद में वो थोड़ा सा लंबा सा एक पिलर था तो स्टेक था। अब वो छोटा सा पिलर है जो पानी में डूबने ही वाला है, किसी भी दिन एक बहाव आएगा तेजी से और वो उसको उखाड़ करके अपने साथ ले जाएगा, तो प्लेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इवोल्यूशन है इस स्थलाकृति का। तो ये मराइन लैंडफॉर्म्स को इस तरह से देखिएगा। अब आप जितने बीचेस देखते हैं, जितने भी बीच हैं, मरीना बीच है, हम मरीन ड्राइव बोलते हैं मुंबई में, तो और जितने भी बीच आप सुंदर बीचेस देखते हैं, ये सब कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। बाद में जब ये सारी चट्टानें रेत बन जाती हैं, सबको तोड़ ताड़ करके वो बिल्कुल रेत बना देता है, तो लंबा सा चौड़ा आपको बीच दिखाई पड़ता है, या कई बार इन चट्टानों के बीच बीच में आपको बीच दिखाई पड़ता है। एक बीच है, उसके दोनों तरफ लैंडफॉर्म चट्टानों वाले हैं, रॉक वाले हैं, अभी चट्टानें वहां पर हैं। कई बार वो सारी चट्टानें टूट जाएंगी तो पूरा लंबा बीच बन जाएगा। तो लाखों साल लगे हैं इन सब लैंडफॉर्म्स को तैयार होने में, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर ये इवोल्यूशन हुआ है कि बीच का निर्माण कैसे होता है। तो फिर सुंदर बीचेस, तो अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भारत में किन किन बीचों पर खतरा ज़्यादा है, सुनामी का खतरा कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड होता है, कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। और एक वो ब्लू फ्लैग वाला जो है वो जरूर देख लीजिएगा, ब्लू फ्लैग या क्या, वो एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें सुंदर बीचेस को रैंकिंग दी जाती है ना। तो हमारे भारत के कौन कौन से बीचेस उसमें आते हैं। तो ये ऐसे तैयारी होगी, एक एक टॉपिक को आप ऐसे लेते जाइए, और हम जो बता रहे हैं वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मराइन बताया, ऐसे आप करते जाएंगे, हो जाएगा। वो उसको आप टफ मानेंगे या किताबों में घुसेंगे तो नहीं होगा। आपको एक सिद्धांत, आप फिर से, मैंने पहले पिछली बार लिखवाया था लेकिन आप फिर से लिखिए, फिर से एक खाली पेज लीजिए और खाली पेज के ऊपर लिखिए कि आखिर हमको करना क्या पड़ता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो मैं आपको लिखवाता हूँ, पॉइंट्स लिखवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जिस भी टॉपिक को हम तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक का मीनिंग हमको पता होना चाहिए, देशी मीनिंग, बिल्कुल उसका जो मीनिंग हम समझ जाए। जैसे लैंड फॉर्म को हम लैंड पैटर्न बोल रहे हैं या मॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं या टोपोग्राफी बोल रहे हैं, इस तरह से आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा मीनिंग। सेकंड आपको डेफिनेशन, पहला मीनिंग, दूसरा डेफिनेशन। अब मीनिंग तो आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन कहां से लेना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया से लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से लीजिएगा, है ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, कैम्ब्रिज की, इस प्रकार के, या एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो था, ऐसे इनमें से किसी ऑफिशियल डेफिनेशन को लीजिए। तो पहला मीनिंग, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड जब आप उसका ये चीज कर लेंगे
तो जिस भी चीज को आप पढ़ने वाले हैं उसके टाइप्स, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं, कई जगह पे काम आएगा, लेकिन ये स्पेशली मैं जो बता रहा हूं ये जो तरीका, ये ज्योग्राफी में पूरा फिट हो रहा है। तो टाइप्स, कई जगह पर टाइप्स नहीं होंगे, फॉर्म्स होंगे, रूप, प्रकार के बजाय रूप होंगे, तो वहां फॉर्म्स कर दीजिएगा, टाइप्स / फॉर्म्स। चौथे नंबर पे आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथे नंबर पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पैटर्न होना चाहिए। अब आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे मान लिया जाए, या गूगल पे भी पूछने जाएंगे, कहीं से आपको नोट्स भी मिल गया तो आपके पास ये एक पैमाना हो गया कि इन पे खरा उतर रहा है कि नहीं। चैट जीपीटी से पूछना, आप डीप सीक आया है चाइना का, उससे भी पूछ सकते हैं, तो आप ये पूछते जाइए। लैंडफॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, मराइन लैंडफॉर्म्स के टाइप्स तो हो गए, मराइन, ग्लेशियल, रिवेराइन, है ना, और डेजर्ट वाला, और वो सब ये टाइप्स में हो जाएगा। फिर आप पूछोगे इनके एक एक का टाइप्स हो गया ना, अब एक एक का कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए उसका कि विशेषताएं बताइए इसकी। जब भी विशेषताएं बताएंगे और इसका टाइप्स लिखेंगे, तब एग्जाम्पल साथ में होगा, एग्जाम्पल जरूर होगा, विदाउट एग्जाम्पल के कोई मतलब नहीं है। और जब आप भारत की सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करते हैं, तो एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल, एक नेशनल एग्जाम्पल। अब जैसे ज्वालामुखी में नेशनल एग्जाम्पल केवल बेरन आइलैंड वहां मिलेगा, अंडमान निकोबार का, बाकी इधर आपको मेनलैंड पर नहीं मिलेगा। तो आप वही लिखिए, जो मिल रहा है उसको लिखिए। अर्थक्वेक का आप इंटरनेशनल भी लिखिए, एक नेशनल लिखिए। अगर आप रिवर से जुड़ी हुई बात लिख रहे हैं तो एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल, एक नेशनल एग्जाम्पल, और अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो एक स्टेट का एग्जाम्पल, एमपी का एग्जाम्पल। अब बात समझ में आ रही है? एमपीपीएससी की तैयारी में क्या करना है, आपको एमपी का एग्जाम्पल जोड़ देना है मेंस में। तो वर्ल्ड लेवल का एक एग्जाम्पल, नेशनल, तो जो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है वो तो काम आ ही जाएगी, साथ में स्टेट की आ जाएगी, एग्जाम्पल जुड़ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के साथ। ठीक है, अब आइए फैक्टर्स। ये जो भी कुछ तैयार हुआ है या जो भी कुछ मैटर को हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अफेक्टिंग फैक्टर, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक। कई जगह पे आपको कारक सीधे नहीं मिलेंगे, फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो कॉजेज, कारण। अगर घटना है तो कॉजेज भी लिख सकते हैं, कारक भी लिख सकते हैं। फिर जब आप फैक्टर्स लिखेंगे तो उन फैक्टर्स के भी एग्जाम्पल होंगे, हर फैक्टर का एक एग्जाम्पल होगा। जैसे विंड को आप फैक्टर बना रहे हैं तो फिर उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। डायग्राम कहां देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में डायग्राम देंगे, टाइप्स में डायग्राम देंगे, और फैक्टर्स में भी डायग्राम बन सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि जैसे मैं लैंडफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, तो लैंडफॉर्म्स में दो तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। एक में मिट्टी कहीं से बह के आती है और वो जमा हो जाती है, हवा उड़ा के लाती है, जमा हो जाती है, बर्फ पिघल के आती है, जमा हो जाता है। तो कहीं से कोई अगर उड़ करके आ रहा है और अगर एडिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ए ग्रेडेशन, क्योंकि वहां जुड़ रहा है, तो वहां बढ़ेगा, वहां ऊंचाई बढ़ेगी, है ना, वहां ऊंचाई बढ़ेगी। टीला है तो बड़ा टीला बन जाएगा, गड्ढा है तो बड़ा गड्ढा, वो जो उसको तो बोलेंगे हम, गड्ढा जो हो जाएगा उसको बोलेंगे डिग्रेडेशन, जिसमें नुकसान हो रहा है, विदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो घटने को बोलेंगे डिग्रेडेशन, बढ़ने को बोलेंगे एग्रेडेशन। तो ऐसे टाइप्स भी लिखने पड़ सकते हैं आपको कि क्रियाएं कैसी हो रही है, एक्शंस, तो यहां आप एक्शंस लिख सकते हैं। दूसरा, ये तो वो स्वरूप हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा स्वरूप एक हो सकता है कि केमिकली क्या हो रहा है, रासायनिक रूप से क्या हो रहा है। तो थोड़ा आप लिखिएगा केमिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस हो गया, एग्रेडेशन डिग्रेडेशन, केमिकल एनालिसिस।
तो केमिकल एनालिसिस क्या हो जाएगा? केमिकल एनालिसिस लाइक हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर जंग लगने की प्रक्रिया हो रही है, जंग लग रहा है, लोहे की चट्टान है, उसमें आयरन बहुत है और उसके ऊपर अगर रस्ट आ रहा है तो क्या हो गया? रस्ट आना क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। और ये तो एड ऑन हो रही है चीजें, रस्ट आ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन मान लिया जाए बर्फ पिघल रहा है या और कुछ हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस, जलपघटन हो रहा है। चूना बनना, चूना बनने की प्रक्रिया, लाइमस्टोन को में अगर पानी चला जाता है तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाएगा, भुरभुरा चूना हो जाएगा। पहले एक चट्टान थी तो चट्टानों में जो संरचना बनती है, कई बार आपने घूमने गए होंगे आप बेड़ाघाट या आप घूमने गए होंगे पचमढ़ी, तो जहाँ हाइट पे आप जाते हैं ना, तो जब धूपगढ़ जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो कोई चट्टान ऐसी दिखती है जिसमें एक गड्ढा हो जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश के दिनों में पानी भरा रहता है तो उस जगह से वो कट जाता है और पानी भरने की जगह एक कटोरे जैसी जगह बन जाती है, पॉट बन जाता है कैसा, ताकि हर बार बारिश होती है फिर वहाँ पानी भरता है। किसी किसी में इतनी बार पानी भरा कि उसमें एक छेद हो जाता है और उसमें से पानी अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि बोर हो गया, होल ही हो गया। तो ये जो घटनाएं होती हैं, इस टाइप की घटनाएं होती है, ये पानी की क्रिया की वजह से होती है, ठीक है। तो ये भी लैंडफॉर्म्स है। तो जब आपको मैं नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ, आप जब नोट्स बनाएं तो डेफिनेशन लिखेंगे, आप टाइप्स लिखेंगे, आप फॉर्म्स लिखेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, साथ साथ ये भी लिखेंगे केमिकली क्या हो रहा है असली में ये जो चीजें। तो लैंडफॉर्म्स का तो एग्जाम्पल हो गया। अब ये आपको हर जगह पे यही वाला सीक्वेंस पकड़ना है, ठीक है, नोट्स में। अब आप बनाइए नोट्स में कि ये हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब आप बनाइए कि इस साल कौन सी घटना हुई, ऊपर जो हमने लिखा है उससे जुड़ी हुई करंट अफेयर्स। इस साल की घटना बतानी है आपको। इस साल ऐसा क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, एमपी पीएससी है तो एमपी में क्या हुआ, बिहार पीएससी है तो बिहार में क्या हुआ। अब आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से मटेरियल को छांटना आना चाहिए। ये जब सारा काम हो जाए तब आप देखिए कि प्रीलिम्स में क्या हो सकता है और मेंस में क्या हो सकता है। तो एक ही मेंस का बड़ा सा क्वेश्चन जो भी आपने लिखा है उसका एक मेंस का आंसर बनाइए, यानी क्वेश्चन बनाइए पहले मेंस का कि डिफाइन कीजिए सॉइल इरोजन को, दीजिए टाइप्स सॉइल इरोजन के, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ऐसा एक क्वेश्चन बना दिया, फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश की। तो ये एक आपकी सेल्फ स्टडी, जो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपका नोट्स बनाने का तरीका, सोचने का तरीका, तैयारी करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर उसको समझते हुए चले, समझते हुए उदाहरणों से और फिर करंट अफेयर्स पे ला करके उसको छोड़ें। केमिकल जो फीचर्स हैं वो भी दिखाएं, फिजिकल फीचर्स हैं वो भी दिखाएं, प्रॉपर्टीज बोलें या फीचर्स बोलें, और साथ ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, एग्जाम्पल्स बताएं, करंट अफेयर्स से जोड़ें, टाइप्स फॉर्म्स लिखें, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को लिखें, ठीक है। और शुरू कहां से करना, मीनिंग और डेफिनेशन से। तो ये बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है। अब जो बच्चे टॉप करते हैं क्या वो इससे कुछ अलग करेंगे? देखिए, अब मैंने जो आपको जितनी चीजें बताई, एनसीईआरटी में कुछ मिसिंग होगा। जब आप एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें इसमें से मिस होगी, तो इसका मतलब है कि केवल एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी चीजें भी करना पड़ेगी। अब जो बच्चे टॉप करते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं, वो इसमें और एफर्ट डालते हैं। उनका एफर्ट यहीं तक नहीं रहता, केवल उनका एफर्ट बदलता है थोड़ा सा। वो क्या करते हैं, वो लोग उसका कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस निकालते हैं। जैसे गरम सोते थे,
या कुछ ऐसे झरने हैं जहां सल्फर वाला पानी निकलता है, हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां पर सल्फर वाला पानी निकलता है, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू कि ये इस बीमारी में काम आता है और इसलिए लोग यहाँ स्नान करते हैं, और इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है, वो ऐसी बात को ऐड करते हैं। स्पेशल, एकदम स्पेशल फीचर्स, स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही स्पेशल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो सामान्य बच्चे नहीं लिखेंगे। कोई हिल स्टेशन का नाम आ रहा है तो उसके साथ यदि रिलीजियस वैल्यू है तो वो उसको जोड़ देंगे। कई बार वो समझते समझते या समझाते समझाते जुरासिक पीरियड तक चले गए तो डायनासोर को बीच में ले आएंगे। अगर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत फर्टाइल लैंड हो गई है तो वो कपास की खेती और मूंगफली की खेती को और इनको बीच में ले आएंगे, एग्रीकल्चर को बीच में ले आएंगे, जबकि बात हो रही थी वोल्केनिक इरप्शन की। खेती कहां से आ गई? कई बार घाटियों की, नदियों की बात चल रही है, हिल्स की बात चल रही है, और अचानक से वो ले आएंगे अंगूर की खेती को और वाइन इंडस्ट्री को। कि यूरोप के इस एरिया में चूंकि इस टाइप की टोपोग्राफी है, ऐसा लैंड मास है, इस वजह से यहाँ ग्रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं और यहीं दुनिया की सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें वो लेके आते हैं स्पेशल टाइप की, जो उस जगह की विशेषता है, उस विशेषता को आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स आपको पकड़ना पड़ेगा, आप टॉप कर जाएंगे। टॉप करने का तरीका ये है, एग्जाम में आप सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि मैंने जो सिस्टम लिखा है उसको फॉलो नहीं करते। एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे जब आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आप टॉप तब करेंगे जब मैंने अभी बात बताई, इस टाइप की पढ़ाई करेंगे कि वो जो स्पेशल वाली चीज है जो क्लिक करती है वो आप वहां लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको लैंडमास वाले में करनी है। समाचारों में जो सबसे ज्यादा समय तक, जैसे केरला की बाढ़ है, केरला की फ्लड है, फ्लड लैंडफॉर्म बहुत बनते हैं। बिहार में तो पूरा फ्लड लैंडफॉर्म क्या, पूरा जिला ही बदल देता है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदल देती है। जो पहले गांव था वो पानी में आ जाता है, जो पहले नदी थी वहां गांव बनाने की नौबत आ जाती है, फिर वो अपना कोर्स बदलती है। ठीक है, चाइना के साथ बहुत बड़ा डैम बन रहा है, हमारा लैंडफॉर्म बदल सकता है। चाइना जब एक साथ पानी, हम अगर सिंधु नदी से एक साथ पानी छोड़ दें, बहुत सारी परियोजनाएं हमारी हैं कश्मीर में, एक साथ आओ तो पूरा पाकिस्तान का लैंडफॉर्म बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा उसका, है ना। तो ये जो ऊपर की तरफ है वो लैंडफॉर्म बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, केवल नदी से पानी छोड़ के युद्ध करने की जरूरत नहीं है, नदी से पानी छोड़ के। इसलिए चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत बड़ा डैम बना रहा है, इस साल की न्यूज है। तो आपको ये चीजें जो है, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत जीवन टॉपिक है, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, देखा जाए तो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही तो ज्योग्राफी है, यही वाली चीज है। ऐसे ही ग्लेशियल, अभी आपने जो टनल उत्तराखंड में आपने देखा था कि टनल के अंदर लोग फंस गए क्योंकि ऊपर से एकदम से पानी आ गया था, मोरेन आ गया और उन पत्थरों ने टनल को बंद कर दिया। पानी इतना ज्यादा, टनल बंद हो गई, अंदर कीचड़, बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोगों की डेथ हुई, बड़ी मुश्किल से उनको, कुछ लोगों को निकाला भी जिंदा भी। तो ये जो टनल के काम चल रहे हैं, ये जो न्यूज आती है, उत्तराखंड डिजास्टर तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, 2-3 बार हो गया है। ठीक है, वो 4 धाम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब है। तो ये चीजें आपको करनी है। तो मुझे लगता है रिवेराइन वाला कर लेंगे, ये सब होमवर्क है आपके लिए। मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, मराइन वाला, ग्लेशियल वाला करना है, डेजर्ट वाला करना है। सबके डायग्राम पड़े हुए हैं, इमेजेस में जाकर के डायग्राम देखिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। अगली बात करते हैं, अब हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हुआ, क्लाइमेटोलॉजी। अब पिछले 3-4 लेक्चर देख लें, जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको पिछले 3-4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब जाके क्लियर होगा। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जलवायु अध्ययन। एक शब्द होता है वेदर,
वेदर और सेकंड होता है क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, वेदर जो होता है वो डेली वाला ऑब्जर्वेशन है। जब हम देखते हैं कि आज बहुत बारिश है, तो भोपाल में आज बहुत बारिश हो रही है, तो हम बोलते हैं भोपाल का वेदर आज बहुत खराब है, आज बहुत रेनी वेदर है, मौसम है। वेदर मतलब मौसम, और क्लाइमेट मतलब जलवायु। जलवायु जो होती है लगभग 30 सालों का एवरेज होता है। लगभग 30 सालों से तो हम बोलते हैं कि जैसलमेर में एक मरुस्थलीय जलवायु है, क्योंकि वहां पर मरुस्थल है, काफी समय से वहां मरुस्थल है, वर्षा कम होती है, पानी का, तो एरिड उसको बोलेंगे, शुष्क जलवायु, एरिड क्लाइमेट। तो जैसलमेर में, राजस्थान में, थार में, हम कहेंगे थार डेजर्ट में एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट मतलब शुष्क जलवायु है। तो जब हम ऐसे शुष्क जलवायु की बात करते हैं तो ये क्लाइमेट है, क्योंकि वो 24 घंटे में तैयार नहीं हुआ है, वो 8-10 दिन का या 1 महीने का नहीं है, वो कई सालों का है ना। तो जब हम बोलते हैं कि चेरापूंजी से मासिनराम गया, तो मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये वेदर नहीं है, ये क्लाइमेट है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, दैट इज क्लाइमेट। तो जब हम चेंज करते हैं तो वेदर चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज, ये ग्रेट चीज है। क्लाइमेट चेंज बड़ी चीज है। जब क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वेदर तो चेंज हो ही रहा है, वेदर, उसको तो वेदर तो डिस्टर्बेंस हो गया, फिर वेदर डिस्टर्बेंस एंड क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज नहीं, वेदर डिस्टर्बेंस, मौसम खराब है, गड़बड़ी, मौसम की गड़बड़ी, और क्लाइमेट का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन नहीं, मौसम में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसका होगा, क्लाइमेट का। सो क्लाइमेट चेंज, डिफरेंस समझ में आया सोचने में। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम 2 चीज पढ़ेंगे, मौसम भी पढ़ेंगे और जलवायु भी, पर खास करके जलवायु, ठीक है। और इसमें तरह तरह के फैक्टर हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो जिसको हम पढ़ते हैं, वो है इंसोलेशन, सूर्यातप, सूर्यातप, इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन को आप लिखिए, पहले इन अलग लिख लीजिए, इन लिख लीजिए और भागों में तोड़ दीजिए इंसोलेशन को। सोलेशन, TION आखिरी में लिख लीजिए, इंसोलेशन। ठीक है। तो ये सोलर रेडिएशन से बना है, किससे बना है, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। पृथ्वी के वातावरण में जब सूर्य का विकिरण आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। उससे पहले एक चीज छूट गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसोलेशन मैंने पहले बता दिया, इससे पहले पढ़िएगा एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वातावरण, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में लिखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है क्या, वातावरण, ठीक है, वातावरण। तो एक तो हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर, पृथ्वी के इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। जब हम बात करते हैं ना बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर में तीनों आते हैं, या तीनों में बायोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सभी में जहां जहां जीवन है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, और तीनों में जीवन है। लेकिन ये जो आपको मैं टास्क दे रहा हूं, होमवर्क,
आप डायग्राम जाकर के देखिएगा, एटमॉस्फेयर की 5 परतें हैं, 5 लेयर्स, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, फिर हम जनरली आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, लेकिन थर्मोस्फीयर, फिर आएगा थर्मोस्फीयर, और लास्ट में आएगा एक्सोस्फीयर। तो ये जो ट्रोपोस्फीयर है बहुत नीचे से 10 किलोमीटर तक है ना, लगभग 0 से 10 किलोमीटर ऊपर तक जो है ट्रोपोस्फीयर। वर्टिकल टर्ब्यूलेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, वर्टिकल टर्ब्यूलेंस, इसलिए हवाई जहाज इसमें उड़ाने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, 0 से 16 किलोमीटर भी लिखते हैं, 0 से 10 किलोमीटर भी, पर कई कई जगह पर ये ध्रुवों पर अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ध्रुवों पर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा। तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने में क्यों दिक्कत आती है? वर्टिकल टर्ब्यूलेंस, हवाएं चल रही हैं, धूल मिट्टी है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डेंस हैं, लेयर्स हैं, तो ये जो है ये बहुत प्रॉब्लम करता है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पर हवाई जहाज बहुत अच्छे से उड़ते हैं, वहाँ जनरली वेदर नहीं होता। वेदर नहीं होता मतलब मौसम, ये बादल, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम है, उसके नीचे नीचे क्लाउड रह जाएंगे, सीडिंग, क्लाउड सीडिंग जो है वो नीचे है। वहाँ ऊपर आपको फिर काफ़ी खाली आसमान मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, खास करके यहाँ ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी में ऊपर जाएंगे तो आपको ओजोन मिलेगा। ठीक है, मेसोस्फीयर देखिएगा, फिर थर्मोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर तक जाएंगे तो आपको टेम्परेचर घटता हुआ मिलेगा, तो उसको बोलेंगे लैप्स रेट, लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट। टेम्परेचर कम होता जाएगा ऊपर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 6 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर पर किलोमीटर में कम होता जाएगा। ठीक है, -6, यहां पर धरती पर अगर मान लीजिए 20 है तो ऊपर जाकर के 10 किलोमीटर ऊपर जाकर के -40 हो जाएगा। ठीक है, लगभग -40 हो जाएगा। नीचे यदि 10 है तो वो -50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लैप्स होता जाएगा ऊपर जाएंगे तो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन जब हम थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर वापस बढ़ता है, टेम्परेचर वापस बढ़ता है, थर्मोस्फीयर में वापस बढ़ता है। वहां अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वहां पर अलग चीज है। ओजोन के यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ऊपर जाएंगे तो वो दरअसल बहुत सारे सूर्यातप को वहीं रोक लेते हैं, सूर्य के बहुत सारे विकिरण को वहीं रोक लेते हैं। तो अभी हम हीट बजट भी पढ़ेंगे, इंसोलेशन में आएंगे तो आपके आज के होमवर्क हैं ये। 5 लेयर्स को पढ़िए, एक एक लेयर्स को। लास्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर अंतरिक्ष को छूता है सीधा 700 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, अंतरिक्ष को छूता है तो एक्सोस्फीयर, और वहीं पर हमारे सारे सैटेलाइट्स हैं एक्सोस्फीयर में। ठीक है, सैटेलाइट सारे हमारे वहाँ हैं, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये सब। तो जब कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, रेडियो वेव्स में प्रॉब्लम होती हैं, डिस्टरबेंस होते हैं, कब हमारे सैटेलाइट खराब हो सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमको ये पढ़ना है। बीच में एक बार अभी हुआ भी था, और जब कभी कोई मिटियोर आएंगे या फिर एस्टेरॉइड आएंगे और तब आएंगे, तो इसीलिए वो जब थर्मोस्फीयर में आते हैं तो वो जल जाते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर पे आकर करके आग लग जाती है उनमें, हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो उनकी स्पीड और वो फ्रिक्शन होकर के, तो हमारे यहाँ उल्का पिंड, छोटा सा पत्थर, जला हुआ पत्थर नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, उसके कई टुकड़े भी हो चुके होते हैं। तो बड़ी चीज़ आती है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो दरअसल वो पृथ्वी का रक्षक है, तो ये सब रक्षा कवच है, प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। तो अलग अलग नाम है इनके,
पहली वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसको हम लोग लेयर ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि वहां पर लाइफ है, वहां लाइफ संभव भी है, तो इसलिए उसको लेयर ऑफ लाइफ कहते हैं। सेकंड वाले को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो ऐसे आपको उसकी व्याख्या करते हुए समझना है। ये बायो में, अब ये जो मैं हिस्सा पढ़ा रहा हूं आपको, पुराना मेरा एनवायरमेंट का देख लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले में भी आएगा ये सेम चीज, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे इंसोलेशन में। इंसोलेशन पढ़ेंगे तो हमको ओजोन लेयर और वो सब समझ में आएगा। सूर्य की गर्मी, तो करंट अफेयर्स में कौन से वाले सिद्धांत में जाएंगे हम लोग, या कौन सी खबर में जाएंगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि जो पॉल्यूशन है, खास करके दिल्ली का पॉल्यूशन या और कोई पॉल्यूशन जो होते हैं, तो उसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से एयर में इतनी सारी जो ये जो मिलावट हो गई है अलग अलग गैसों की, तत्वों की और मेटल्स की, इन सब की वजह से सोलर एनर्जी 30% कम बन पाएगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप सूर्य की ऊर्जा से बहुत सारी ऊर्जा बनाना चाहते हैं, बिजली बनाना चाहते हैं, 30% बिजली कम बनेगी। तो अगर हम प्रदूषण करते रहेंगे और फिर सूर्य की ऊर्जा से अगर कुछ करना चाहेंगे तो प्रोडक्शन ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की खबर है, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर के आधार पर मैं आपको ले चलता हूं। इंसोलेशन आ गया, तो इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सोलर फ्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मीडियम है, साफ आकाश है कि नहीं, क्लियर स्काई होगा, मान लिया जाए बादल वगैरह नहीं है तो धूप अच्छी रहेगी। दूसरा, आप कहाँ पर हैं? इक्वेटर पर हैं आप, या आप ट्रॉपिक पे हैं, या आप ऊपर हैं पोलार में हैं, तो हैं कहाँ पर आप? तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी जगह हैं, लोकेशन पे है, ये है, उस समय का पॉल्यूशन का लेवल है, और मौसम है, वेदर है, उस समय का क्लाउड्स हैं, ठीक है। और सूर्य के जो सबसे दिसंबर का महीना है या जनवरी का महीना है, वो भी मायने रखता है, ठीक है ना। पेरिजी, एपोजी, ये सारी चीज़ें मायने रखती है, विषुव मायने रखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इंसोलेशन पढ़िएगा, यहीं पे पढ़िएगा हीट बजट, कितना प्रतिशत विकिरण जो है हमारी धरती सोख लेती है। और यहीं पे एक इफेक्ट आता है एल्बिडो इफेक्ट, ये होमवर्क में जरूर लिखिएगा। एल्बिडो, एल्बिडो सबसे ज़्यादा स्नो का होता है, 90% वो रिफ्लेक्ट कर देता है ग्लेशियर्स। हमारा जो स्नो होता है, वाइट स्नो, फ्रेश स्नो कह सकते हैं उसको, फ्रेश स्नो जो होता है एकदम वाइट, है ना। इसलिए पुराना डामर का रोड जो होता है उसका लगभग 10 होता है, और एकदम नया जो डामर का रोड है वो बहुत ज़्यादा। आप नंगे पांव चलना चाहें पुराने डामर के रोड पे तो फिर भी चल लेंगे, लेकिन एकदम जो ताज़ा रोड बना है, ब्लैक डामर लगा है, तो उस पर चलना, तो एस्फाल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको बहुत मुश्किल है, उस पर एकदम पाँव जलते हैं, क्योंकि 4% ही है उसका, 4% ही रिफ्लेक्ट करता है, 96% वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर जाता है। 6% हमारे ओशियन है, समुद्र जो है वो सूर्य की गर्मी को 6%। तो अल्बिडो इफेक्ट, अल्बिडो अलग अलग है, तो आपको अल्बिडो निकालना है सभी का, सबका याद करना है। एक टेबल आएगी जो स्नो से लेकर के ओशियन तक और एस्फाल्ट तक, ठीक है, इन सबको वो करके बताएगा। तो वो टेबल आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये इंसोलेशन का प्रभाव, एल्बिडो इफेक्ट, ठीक है, हीट डोम वो वाला इफेक्ट, और हीट आइलैंड इफेक्ट, हीट आइलैंड इफेक्ट शहरों में गर्मी क्यों होती है। दूसरा होमवर्क लिखिएगा टेम्परेचर, तापक्रम, तापक्रम वाला चैप्टर तैयार कीजिए इस सप्ताह में। टेम्परेचर, तो तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कम तापमान कहाँ होता है, वो जगह कौन सी है, दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान वाली जगह कौन सी है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक सेम, इंसोलेशन वाले लगभग वही प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे।
फिर तापमान कम होता जाता है पोल्स की तरफ। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। नीचे क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। तो टोरिड जोन मीन्स उष्ण कटिबंध। सेकंड आता है टेम्परेट जोन, है ना, जहां टेम्परेट होता है। तो समशीतोष्ण, जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। और तीसरा वाला होता है फ्रिजिड जोन, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। तो तीन ट्रॉपिक के ऊपर शीतोष्ण, ऊपर ट्रॉपिक के यहां पर क्या मिलेगा, टोरिड, बीच में टेम्परेट, और ऊपर टेम्परेट मतलब मॉडरेट, उसको मॉडरेट भी कह सकते हैं, पर लिखते हैं हम लोग टेम्परेट है, टेम्परेट जोन। तो तीन तरह के जोन, कई बार उसमें और मिला करके बना देते हैं, समशीतोष्ण और उष्ण, उपोष्ण और सेमी वो वाला करके, और ऐसा बना देते हैं। तो बीच वाला, सबसे नीचे वाला तो उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं हम लोग, टोरिड, ये वाला पूरा कर्क रेखा और इधर मकर रेखा तक। तो ऊपर कर्क रेखा तक, नीचे मकर रेखा तक। तो सबसे ज्यादा गर्मी तो इसी एरिया में है। तो सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी के चांसेस कहाँ हैं, यहीं पर है। ठीक है, ये सबसे गर्म क्षेत्र है। सबसे ज्यादा निग्रो लोग भी इसी एरिया में रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी फसलें जो क्रॉप्स हैं वो इसी एरिया में होती हैं। ठीक है, ऊपर आप जाएंगे चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो उसका नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन, जो करंट अफेयर्स में खूब है। तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको जरूर इसको 3 पेज में पढ़िएगा। पहले पेज में इसके बारे में लिखिएगा, व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, कितने टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है, एक एक पेज में लिखना है। पहला है वैली इफेक्ट, घाटी प्रभाव, टेम्परेचर इन्वर्जन, घाटी प्रभाव। घाटी प्रभाव ऐसा है कि वैली इफेक्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन पहले भी मैंने समझाया होगा, आप फिर समझ लीजिएगा। हम लोग सब जानते हैं कि देहरादून से मसूरी 25 किलोमीटर ऊपर है, नीचे घाटी में देहरादून है। ऊपर मसूरी से आप खड़े होकर देखेंगे तो देहरादून की लाइट्स दिखती हैं, तो घाटी में है, वैली। दून का मतलब भी घाटी है, दून का मतलब घाटी। तो उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो घाटी जो है, कई बार प्रश्न आता है कि घाटियां ज्यादा ठंडी होती हैं पहाड़ों से भी, हिल्स से भी। तो घाटियां ज्यादा ठंडी क्यों हो जाती हैं? पहाड़ ज्यादा उतने ठंडे नहीं होते जितने घाटियां ठंडी होती हैं। घाटी में बहुत ठंड लगती है, तो उसके पीछे ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत ठंड लगती है, और उसका कारण भी देखेंगे हम लोग। तो एक तो यही प्रभाव देखिएगा, वैली इफेक्ट। तो उनका कहना है कि दरअसल क्या होता है कि जितनी भी ठंडी हवाएं ऊपर पहाड़ों पे है, स्नो की वजह से और तमाम विंड्स की वजह से, जो ठंडी हवाएं हैं वो भारी होने के कारण नीचे की ओर बैठ जाती हैं। और जब वो नीचे की ओर बैठती हैं घाटी में, तो जो हल्की और गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो खास करके जो बीच में, यानी मसूरी तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि एकदम ऊपर है, और देहरादून एकदम ठंडा होगा क्योंकि ठंडी हवाएं नीचे बैठ गई है। लेकिन बीच के जो रास्ते हैं, बीच में जो छोटे छोटे गांव हैं, वहीं पे लोग खेती भी करते हैं, और वहाँ पाला भी कम पड़ता है, वहाँ बर्फ भी वहाँ पर रहने के लिए सबसे सूटेबल है, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि वो उतने ठंडे नहीं होते जितना देहरादून ठंडा होता है। इसलिए जो फसल खराब हो जाती है फ्रॉस्ट की वजह से, बर्फ की वजह से, हिमपात की वजह से, ओलावृष्टि तो नहीं कहते उसको, हम लोग जनरली पाला पड़ना बोलते हैं। तो पाला पड़ गया फसलों के ऊपर, तो उसकी वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से जो खराब हो जाती है, वो जनरली उसमें मिडिल एरिया में उगाई जाती है। ठीक है, वहां पर वो फसलें ली जाती है एग्रीकल्चर के पर्पज से, खास करके अंगूर की खेती, और मैंने जो बताया वो उधर के लिए। तो वो कल्टीवेटर्स के लिए है।
इसको बोलेंगे घाटी इफेक्ट, घाटी प्रभाव, वैली इफेक्ट। इसको बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। उल्टा हो गया। जनरली लेफ्ट रेट के हिसाब से हम जितने ऊंचे जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए हमारे हिल स्टेशंस जो हैं इस तरह से बने हुए हैं। लेकिन ये इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है लेफ्ट रेट को, बल्कि नीचे ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर हमारा वो सिद्धांत तो गड़बड़ा गया यहाँ आकर के, खास करके वैली और हिल्स में, जहां हिल्स के साथ वैलीज हैं वहां पर। आगे समझ में? तो इस पूरे में समझने लायक ये चीज है। सेकेंड, दिल्ली, दिल्ली का मौसम, खास करके दिसंबर में स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं। अब कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आपस के झगड़े को छोड़ दीजिए, वो नॉन साइंटिफिक है कि उसने हरियाणा ने ये कर दिया, उसने पराली जला दी, उसने ये कर दिया। वो ये बोलता है कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। ये एग्जाम्पल है दिल्ली का दिसंबर के समय में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होना। एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? टेम्परेचर इन्वर्जन का। दिसंबर के महीने में क्या होता है कि जो ऊपर के क्लाउड्स हैं, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर की परतें हैं, वो इतनी डेंस हो जाती हैं, और वो खास करके टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से नीचे इतना ज्यादा, दिल्ली बहुत ठंडा हो जाता है, ऊपर गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन, जो मैंने अभी आपको ट्रोपोस्फीयर में बताया कि ट्रोपोस्फीयर में ऐसे लेफ्ट रेट है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसे लेफ्ट रेट है, उसका उल्टा। और उसकी वजह से आम दिनों में, दिसंबर के अलावा वाले समय में जो भी पॉल्यूशन होता है, मोटरसाइकिल आपकी जो धुआं छोड़ रही है, इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही है, ईंट का भट्टा जो धुआं छोड़ रहा है, उधर जो पराली जला रहे हैं, ये सारा पॉल्यूटेंट, जितने भी प्रदूषक तत्व हैं, ये अंतरिक्ष में चले जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, आकाश में पहुंच जाते हैं, ऊपर बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं। नीचे धरती वालों को इतना परेशान नहीं करते। दिसंबर के महीने में टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना होती है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी होती है पहली बार, और वहां से ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो ठंडी हवाएं जिस प्रकार से घाटी को और ठंडा करती हैं, वैसे ही वो दिल्ली को बहुत ज्यादा ठंडा कर देती हैं। दिल्ली को ठंडा करने की वजह से, इतना ज्यादा ठंड होने की वजह से और ऊपर गर्मी होने की वजह से एक शील्ड बन जाती है, एक परत बन जाती है, और मोटी परत बन जाती है, और वो लेयर जो है वो पोल्यूटेंट को ऊपर नहीं जाने देती, नीचे का नीचे रखती है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। अब बात समझ में आए? टेम्परेचर इन्वर्जन। हाँ, पोल्यूटेंट ज्यादा है इस वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम दिनों में जो है दिल्ली पोल्यूशन नहीं करती और सब लोग सब हैं, केवल दिसंबर के महीने में ही वो पोल्यूशन करते हैं। पोल्यूशन वो 12 महीने करते हैं, लेकिन उनके पाप छुप जाते हैं बाकी दिनों में। क्यों? क्योंकि वो सारे पोल्यूटेंट अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। आगे समझ? तो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये ऐसे जोड़ना है आपको। दरअसल मैंने जो ज्योग्राफी आज आपको बताई है, कितनी सारी चीजें करंट अफेयर से जुड़ी हैं, कितनी चीजें एक आसपास के उदाहरण से जुड़ी हैं, है ना। ये हमारी ज्योग्राफी है, किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करने वालों की ज्योग्राफी ये वाली है। जबकि आपका ज्योग्राफी का प्रोफेसर आपको कौन सी ज्योग्राफी पढ़ाता है? जो स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए या टीचर बनने के लिए जो ज्योग्राफी जरूरी है, आप ज्योग्राफी का टीचर बनने के लिए जो ज्योग्राफी जरूरी है वो पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए जो ज्योग्राफी चाहिए परीक्षा में वो पूछी जाएगी, आपका तरीका वो है। तो आज का लेक्चर उस पे था, तो ये एक सैंपल है, ये एग्जाम्पल है, आप इसको सेट कीजिए, होमवर्क करिए, ठीक है। चलिए, शांति पाठ।